नमस्कार दोस्तों, जोहार सभी लोगों को। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार आपने इससे पिछले वीडियो में दिया है, जो हम लोगों ने पीजीटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चंस को लेकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए थे। बहुत प्यार मिला आप लोगों का, और आप लोगों के डिमांड पर ही बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके बता रहे हैं कि सर टीजीटी का सिलेबस पूरा समझा दिया जाए। और टीजीटी का सिलेबस जो जेएसएससी ने जारी किया है वो हिंदी में जारी किया है कॉमर्स के लिए, और उसका पूरा इंग्लिश में समझाई कि क्या इसमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और टीजीटी का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। इसको लेके बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता रहता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं टीजीटी का पहले सिलेबस डिस्कस कर दूं आपसे कि क्या क्या हमें टीजीटी के अंदर पढ़ने हैं। जल्द ही टीजीटी की वैकेंसी भी आ जाएगी, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन टीजीटी का भी वैकेंसी जल्द आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना है सभी लोगों को कि तैयारी अंतिम में नहीं होती, तैयारी पहले से की जाती है। अगर पहले से की गई तैयारी आपका श्योर सक्सेस की गारंटी देती है कि आप सफल होंगे। और अगर आप एट ए टाइम जब फॉर्म आता है तब आप तैयारी में लगते हैं तो वो तैयारी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वहाँ आपको टॉपिक का नॉलेज लेते लेते 1 महीना पहुँच जाता है, और उस समय में आप अच्छे से प्रिपेयर अपने आप को नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर तैयारी करनी है एग्ज़ामिनेशन की, चूँकि एग्ज़ाम अब होगा ही होगा और टीजीटी की भी बहाली जल्द ही आएगी, ऐसा उम्मीद है। और आप बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि जल्द आ जाएगी टीजीटी, क्योंकि समय लग गया है टीजीटी में। टीजीटी बहुत पहले 2019 से पहले आया और 2019 से पहले टीजीटी का वैकेंसी आया और बहाली हो चुकी है। तो उम्मीद है कि इस बार भी टीजीटी आएगी, क्योंकि जिस तरह से स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, टीचर्स का डिमांड बढ़ रहा है। तो कॉमर्स के लोगों के लिए अब टीजीटी में भी ऑप्शन आ गए। अब तो 6 to 8 में भी ऑप्शन दे रहा है कि आप टेट अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ भी आप दे सकते हैं। लेकिन हम लोग चलते हैं टीजीटी के सिलेबस की तरफ। तो जेएसएससी ने जो टीजीटी का सिलेबस जारी किया है उसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। तो पढ़ने वाला चीज़ तो बहुत ईजी है, लेकिन जब हम इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, इसे बेसिक कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए हैं। सिलेबस बहुत ही आसान है, सिलेबस देखने लायक सिलेबस है, लेकिन इसके एकदम डेप्थ में जाना है और इसके अंदर के कंटेंट को समझना है तो सिलेबस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस को समझते हैं। और वैसे मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि आप अगर मेरे यहाँ डिजिटल क्लास में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, झारखंड में कहीं भी बैठे हैं, देश में कहीं बैठे हैं, अगर झारखंड टीजीटी का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कभी भी, या बिहार टीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप कभी भी मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। उसको इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमें फ़ोन कर लेंगे, मैं आपको यहाँ से जोड़ दूँगा और आप घर बैठे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपने क्लासेस कर सकते हैं। हम लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो सुविधाएं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में विचार आता है कि आखिर आपको क्यों ज्वाइन करें, क्या आप देंगे जिसके कारण हम आपको ज्वाइन करेंगे। तो हमारी ये फीचर्स है कि हम सबसे पहले तो रिकॉर्डेड क्लास जो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहता है, मल्टीपल टाइम्स आप उसको देख सकते हैं, जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास सुविधा है वो जितने क्लासेस होंगे, सारे क्लासेस के पीडीएफ वाइज नोट्स आपके स्टडी मटेरियल में अवेलेबल रहेंगे। कंटिन्यूअस टेस्ट होंगे, जो कि हम आपको अभी भी अगर पीजीटी का देखें तो 1800 क्वेश्चन का टेस्ट हमने अपलोड कर रखा है। कभी भी आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो टेस्ट के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, उनका आंसर चला जाएगा और व्यूज़ भी पता चलेगा कि आपने कितना समय लगाया किसी टेस्ट को देने में, किसी टेस्ट में एक क्वेश्चन में कितना समय लगा। हमारे यहाँ जो टीजीटी का क्लास स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। वैसे भी मंडे से मैंने अनाउंस किया है, लेकिन बेसिकली देखें तो 22 दिसंबर से हमारे यहाँ टीजीटी के फाइनल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम लोग डेमो क्लासेस दे रहे हैं, तो 22 दिसंबर के बाद से आप भी जुड़ के टीजीटी के फाइनल बैच में जुड़िए। और शुरू से जुड़ने से क्या होगा, फ़ी तो वही रहेगा, बस शुरू से जुड़ने से सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझाएं, आपको जब का ज़्यादा समय ना ले। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड, टीजीटी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए टीजीटी के सिलेबस की बात करें तो जो कॉमर्स का सिलेबस है, कॉमर्स में 2 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को लिखा है प्रथम खंड, पार्ट बी को लिखा है द्वितीय खंड। पार्ट ए में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, पार्ट ए में जो पढ़ना है वो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है। कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स का भी डाला है, यानी बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स को अगर कंबाइन कर दे तो पार्ट ए का सिलेबस है। तो पार्ट ए में जो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और संयुक्त पूंजी कंपनी का विस्तृत अध्ययन। बोलता है डिटेल स्टडी ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस। तो बोलता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पूरा डिटेल स्टडी पढ़ना है, पार्टनरशिप बिजनेस का पूरा डिटेल स्टडी पढ़ना, और साथ ही साथ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का पूरा डिटेल स्टडी आपको करना है इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में। सेकंड बोलता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ना है, जिसको बोलते हैं वितरण मार्ग, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके अलग अलग चैनल्स होते हैं।
हम लोगों को वो पढ़ना है कि कौन से चैनल की बात करते हैं। 2 वे होता है, 3 वे होता है, 4 वे होता है, कौन से चैनल की बात करते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण मार्ग, तो उसमें होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, ये सब आपको पढ़ना है। होलसेलर, रिटेलर, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आपको पढ़ना है सेकेंड में। यानी इसमें हम लोगों को पढ़ना है एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी सोल ट्रेड, पार्टनरशिप ट्रेड और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूरे डिटेल स्टडी को स्टडी करना है। दूसरा पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण मार्ग, जिसमें आपको होलसेलर, रिटेलर ये सब पढ़ना है। थर्ड पढ़ना है बैंक। थर्ड हम लोगों को पढ़ना है बैंक। अब बैंक के अंदर बैंक का काम पढ़ना है, बैंक के प्रकार पढ़ना है, बैंक में खोले जाने वाले खाते के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं बैंक में, बैंक का फंक्शन क्या है, बैंक का टाइप्स क्या है, और सारे खातों के बारे में पढ़ना है। मतलब बैंक का मीनिंग, बैंक का फंक्शन, बैंक के टाइप्स और बैंक में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन होते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बैंक देती है, वो सारा आपको पढ़ना है। फोर्थ में पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं विनिमय साध्य साख पत्र पढ़ना है, जिसमें आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, जिसमें आपको चेक पढ़ना है, जिसमें आपको प्रोमिसरी नोट पढ़ना है, जिसमें आपको हुंडी पढ़ना है, जिसमें आप हुंडी इंडोर्समेंट इसको बोलते हैं, जिसमें आपको क्रॉसिंग पढ़ना है, जिसमें आपको पृष्ठांकन बोलते हैं यानी पीछे इंडोर्स कर दिया, और जिसमें आपको डिजोनर पढ़ना है। ये सब आपके कंटेंट हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद जो हम लोगों को टॉपिक बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ना है, वो एक पढ़ना है व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, ये हम लोगों को पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आप सुन के तो लिख लेंगे मेरे ख्याल से, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोत। उसके बाद आपको पढ़ना है आंतरिक व्यापार एवं विदेशी व्यापार। क्या है आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार, तो बोलता है इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, पहले हम सिलेबस को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते जाएंगे कि होता क्या है। उसके नीचे है आपको पढ़ना है प्रबंध, संगठन, प्रशासन, यानी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ना है, उसके फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन में स्पेशली जो पढ़ना है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है श्रमिकों का पारिश्रमिक, रेमुनरेशन ऑफ वर्कर। रेमुनरेशन ऑफ वर्कर हम लोगों को पढ़ना है कि कितने मेथड्स हैं श्रमिकों को पारिश्रमिक देने के, यानी एक वर्कर को अच्छा रेमुनरेशन, अच्छा मेहनताना, अच्छा मजदूरी कैसे देते हैं और कितने तरीके हैं मजदूरी देने के। उसके बाद देखिए ये दोनों जो पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर पढ़ना है, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। उत्पादन, प्रोडक्शन पढ़ना है और प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है। ये हम लोगों को पूरे बिजनेस स्टडीज़ कम इकोनॉमिक्स, ये दोनों साथ ही है, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स को मिला के एक पोर्शन बना दिया, जिसको हम लोग को दे दिया ए। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ देखिएगा करके। पहले बताइए एकाकी व्यापार क्या होता है। एक ऐसा बिजनेस, एकाकी व्यापार का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में सोल ट्रेड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बिजनेस जहाँ एक व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करेगा, एक ही व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा, एक ही व्यक्ति सारे रिस्क को लेगा और एक ही व्यक्ति सारे रिवार्ड को लेगा, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल ट्रेड या एकाकी व्यापार बिजनेस। ये इस दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस करने का। ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका है, सबसे आसान तरीका और सबसे छोटा तरीका, सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का। इसलिए इसको सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं कि सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका। किसी को भी अगर आज इस पूरे दुनिया में किसी को भी बिजनेस के बारे में बोले ना, तो सबसे पहले उसके मन में जो कॉन्सेप्ट आता है वो सोल ट्रेड का आता है कि चलो एक छोटा सा बिजनेस खोल लेंगे। दूसरा तरीका, अगर सोल ट्रेड में आप, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सोल ट्रेड में आप ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक पैसे का लिमिटेशन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस थोड़ा और बड़ा बने, पैसा हम और इन्वेस्ट कर सकें, तो आप दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस, जहाँ पे क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक लोग मिलके किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा सारे लोग उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। बड़ा तरीका है बिजनेस करने का, सबसे बड़ा तरीका है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब आप अपना सामान कैसे भेजते हैं, तो आप अपना सामान देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पकड़ते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, सबसे पहले कौन होता है, मैन्युफैक्चरर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे काम करता है। आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले यहाँ मैन्युफैक्चरर होगा। मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है एजेंट को, एजेंट सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर सामान बेचता है कस्टमर को।
ये है तरीका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि आप तक सामान कैसे पहुंचता है। और ज़रूरी नहीं कि जितने बिजनेस हैं इस देश में वो सारे इसी चैनल को पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं तो बोलते हैं इतना लंबा चैनल हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जितने लोग बीच में घुसेंगे सब अपना मार्जिन कमाएगा। अब सोचिए, एक आदमी ये कमाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आदमी बीच में कमाएगा, तो 1 रुपया भी कमाएगा तो 4 रुपये महंगा हो जाएगा। तो कुछ बिजनेस बोलता है ऐसा नहीं करेंगे, कुछ बिजनेस बोलता है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर खरीदेगा और रिटेलर से सीधा कस्टमर खरीदेगा। जैसे बिग बाज़ार, बिग बाज़ार का कॉन्सेप्ट ये है, सीधा बिग बाज़ार क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और डायरेक्ट बेच देता है कस्टमर को, यानी बीच में किसको चबा गया, एजेंट और होलसेलर का कमाई खा गया। एक और तरीका है, अभी जो अमेजन कर रहा है वही कर रहा है। अमेजन ये भी काम नहीं कर रहा है। अमेजन देखिए सीधा यहाँ क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से डील करता है, रिटेलर खुद बन जाता है, मैन्युफैक्चरर से डील करके डायरेक्ट बेच दे रहा है। और अमेजन का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो तो सीधा मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से मिला दिया, मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कस्टमर से मिला देता है। वो क्या करता है, वो कमीशन मांगता है, बोलता है हम इससे कमीशन दोनों के बीच में हम मिला देते हैं, आप लोग कर लो, हमको कमीशन दे देना। अब जो स्विगी की बात कर रही है, यही कर रहा है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर सीधा। होटल वाले से आपको डायरेक्ट लिंक करा दिया, उसको सिर्फ कमीशन चाहिए, कुछ कमीशन अपना मांग लेगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि आप अपने सामान को पहुँचाएँगे कैसे पब्लिक तक, जनता तक आपका सामान कैसे पहुंचेगा, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट पब्लिक तक जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा। अब कार बेचने वाला का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग होता है, तो वो क्या करता है, कार बनाता है, अपना एक शोरूम खोलता है, शोरूम में बेचता है। आप अगर बिस्किट बेचते हैं तो आप अगर कार वाला कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो नहीं चलेंगे। कार का कॉन्सेप्ट आप बिस्किट वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग तरीके से निकलेगा और कार का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग तरीके से सेट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाते हैं। ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है, हर बिज़नेस में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग को पढ़ना है बैंक। बैंक क्या होता है, तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन देता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को लोन देती है, और कोई काम बैंक का नहीं। लेकिन इस बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वही बैंक का मार्जिन होता है। जैसे खुद सोचिए कि जनता से, हम लोगों से बैंक क्या करता है, मान लीजिए कि हमारे पास या आप सभी लोगों के पास कुछ पैसे थे, बैंक ने उठा लिया 3% में, बोला हम आपको 3% देंगे सेविंग बैंक अकाउंट पे। तो सेविंग बैंक अकाउंट में हमने 3% में लगा दिया कि चलो 3% मिलेगा, और बैंक इस मेरे पैसे को कहीं पे लगा दिया, मान लीजिए किसी कंपनी को पेमेंट कर दिया, कंपनी में लगा दिया पैसा। तो कंपनी अगर बैंक को 11% भी देती है तो 11% बैंक रिसीव कर रहा है मेरे पैसे पर। हम जो पैसा दिए थे उसको लगा के 11% बैंक रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट, उसमें हमको कितना दे रहा है, तो 11% में 3% तो कस्टमर को दे देगा, तो 8% बैंक का क्या कहलाएगा, तो 8% ये बैंक का प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसमें बैंक को ऑपरेट करना है, बिजनेस को चलाना भी है, अपना प्रॉफिट भी बचाना है, एम्प्लॉय को सैलरी भी देना, सारा काम 8% के अंदर है। यही बैंक का प्रॉफिट होता है। यानी अगर बोला जाएगा कि बैंक का रियल प्रॉफिट क्या है, तो बैंक का रियल प्रॉफिट है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेमेंट। जितना बैंक इंटरेस्ट रिसीव करता है, इनकम रिसीव करता है, और जितना पेमेंट करता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक का इनकम होगा। अब बैंक के काम क्या है, तो 4 काम बैंक अगर देखा जाए, क्लासीफाई किया जाए तो प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, सोशल फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर बैंक का 2 ही काम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन, लेंडिंग मनी, यानी आप पैसा जमा कर सकते हैं और लोन दे सकते हैं, और बैंक का कोई काम नहीं। बैंक बना इसीलिए था, लेकिन धीरे धीरे बैंक जैसे डेवलप होता चला गया, कुछ फंक्शंस और ऐड करता चला गया। उसके साथ हम लोगों को देता है एजेंसी फंक्शन, उसके साथ हम लोगों को देता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, उसके साथ अब सोशल फंक्शन भी हम लोगों को देने लगा। तो बैंक एडिशनल फंक्शन हमको दे रहा है, लेकिन बैंक का आज भी मेजर वर्क 2 ही है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी, पैसा जमा लो जनता से और लोगों को लोन दो। यही मेन कोर फंक्शन है बैंक का। कोर फंक्शन का मतलब मेन फंक्शन जिससे बैंक कमाता है। उसके आगे देख रहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो नेगोशिएशन के काम आते हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है, इसको लिखा है विनिमय साध्य पत्र। अच्छा, आपके पास पैसा अगर नहीं है तो आप कैसे सामने वाले को रोक सकते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बिना पैसे का? तो कितना दिन संतावना दीजिएगा, बात से कोई रुकता नहीं है। आज के समय में बात से कोई नहीं रुकेगा कि हम बोल रहे हैं ना, हमारी बात पर विश्वास करो, कोई नहीं रुकेगा। तो सरकार क्या की कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आई कि जो अगर नहीं मानता है कोई आदमी, उधार नहीं देने के लिए तैयार है, तो उसको एक ये वाला पेपर दे दोगे ना तो उधार मत दे देगा। तो सरकार एक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आई जिसको नाम है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कि ये पेपर अगर आप सामने वाले को दे दोगे, सामने वाला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इंतजार कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उधार तो लेन देन हो जाएगा ना।
और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर था चेक। आज चेक देखिए, आप किसी को उधार सामान किसी चीज़ खरीदे, बोलिए भैया हम आपको फरवरी में पेमेंट करेंगे और आज दिसंबर है तो वो आराम से दे देता है। इसको बोलते हैं PDC, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक पकड़ा दीजिए, आप फरवरी में उसको पैसा दीजिएगा, सामान लेकर घर आ जाइए। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। जब पैसा नहीं रहेगा ना तो आप इसके जरिए नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, वो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। व्यावसायिक वित्त के स्रोत, पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में, तो 3 तरीके के सोर्सेस होते हैं पैसा लाने का, शॉर्ट टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म सोर्स। पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, ये आपको देखना। और यहाँ पे एक और है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम पैसा डेप्ट से ज़्यादा लाएंगे यानी लोन से ज़्यादा लाएंगे या अपना पूंजी ज़्यादा लगाएंगे, ये भी आपको देखना है। इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब है जो हमारे देश के नेशनल बाउंड्री के अंदर अगर कोई ट्रेड का काम हो रहा है, जो हमारे देश की सीमा के अंदर अगर ट्रेड का काम, ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। व्यापार का मतलब क्या होता है, एक जगह से सामान, गुड्स और सर्विसेज अगर हम खरीदते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये मेरा ट्रेड है। जो करता है कपड़े का व्यापारी क्या करता है, ये सब्जी का व्यापारी क्या करता है, एक जगह से सब्जी खरीदता है दूसरी जगह बेच देता है, कुछ मार्जिन कमा लेता है। तो बोलता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, केवल गुड्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज को अगर एक जगह परचेज कर रहा है, दूसरी जगह सेल कर रहा है, बीच में जो मार्जिन कमा रहा है वो कहलाता है ट्रेड। तो बोलता है कि इंटरनल ट्रेड का मतलब है नेशनल बाउंड्री के अंदर ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड का मतलब है आउटसाइड ऑफ नेशनल बाउंड्री, भारत के बाहर अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो कहलाता है फॉरेन ट्रेड। उसके नीचे हम लोगों को पढ़ना है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सब लोगों को लगता है सेम चीज़ है, ऐसा नहीं है। सबसे टॉप में अगर किसी कंपनी में कोई बैठा है तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी कंपनी में सबसे टॉप में जो बैठा हुआ पर्सन होता है वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आता है मैनेजमेंट और उसके नीचे आता है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके नीचे मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बाद शुरू होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। वैसे मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है क्योंकि मेरे से ही लिंक है ना, मैनेजमेंट से ही लिंक है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब इसमें हम लोग को साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर के बारे में पढ़ना है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का क्या कॉन्सेप्ट था कि कैसे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। नाम है साइंटिफिक, लेकिन ये मत सोचिएगा कभी यही अप्लाई होता है, ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर आता है, याद रखिएगा। नाम है साइंटिफिक लेकिन ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का मतलब है पुराना मैनेजमेंट। वो उस ज़माने में साइंटिफिक था जब ये लागू हुआ था, आज ये साइंटिफिक नहीं है। अब हम लोगों का मैनेजमेंट तीन तरह से काम जो है डेवलप किया गया है। पहला था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो पुराना मैनेजमेंट था, दूसरा है नियो क्लासिकल मैनेजमेंट, थोड़ा सा बीच वाला पीरियड, यानी ट्रेडिशनल से जो मॉडर्न मैनेजमेंट के बीच वाला पीरियड था उसको नियो क्लासिकल बोल दिया। और आज के एक है क्लासिकल जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट मतलब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मतलब पुराना मैनेजमेंट, बहुत पहले लागू होता था। एक आ गया नियो क्लासिकल, जहाँ न्यू वाला भी आ गया और ओल्ड वाला भी, दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स है, क्योंकि अचानक तो कोई रैपिड चेंज नहीं होता, धीरे धीरे इंडस्ट्री में चेंजेस होते हैं। तो वो नियो क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच आया और आज के समय में मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच चल रहा है। आज हम लोग MBO की बात करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे देन प्लानिंग करेंगे, और पहले होता था नहीं, आप ऑब्जेक्टिव बाद में डिसाइड करना, पहले प्लानिंग कर लो, देख लो कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, तब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि आप ये अचीव करोगे। आज कंपनी वो नहीं सोचती, कंपनी आज पहले ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेती है देन प्लानिंग करती है। इसको बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो आज के समय में थोड़ा सा ये चेंजेस आया है और हम लोगों को नीचे पढ़ना है कि श्रमिकों का पारिश्रमिक भुगतान करने की कितनी विधियाँ हैं। आप लोगों को मालूम है क्या सैलरी देने के कितने मेथड्स यूज़ किए जाते हैं? तो सरकारी क्षेत्र में तो एक ही चीज़ है, टाइम वेज पेमेंट सिस्टम। समय जाइए, समय दीजिए, पैसा लेकर चल दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी टाइम वेज पेमेंट सिस्टम नहीं। प्राइवेट सेक्टर बोलता है पीस वेज पेमेंट सिस्टम, और कुछ प्राइवेट सेक्टर जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो बोलते हैं इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव सिस्टम का मतलब है कि कुछ पैसा फिक्स देंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे देता है। अगर कार के शोरूम में आप काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो कार का शोरूम का मालिक बोलेगा कि हम आपको पेमेंट देंगे। कैसे देंगे चलिए देखिए, बोलता है 10,000 रुपये पर मंथ हम आपको देंगे जीने खाने के लिए, प्लस इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव बोलता है कि एक कार अगर बेचेंगे तो 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, 10,000 पर मंथ, और एक कार बेचने पर 5,000। बताइए वो आदमी जी जान लगा देगा कि नहीं? और आदमी जो जान लगा रहा है मालिक के कार बेचने के लिए नहीं लगा रहा, उसको ध्यान है कि मेरा 5,000 बन जाएगा। तो जो वो जी जान लगा रहा है अपने 5,000 की कमाई के लिए, अगर ये बंदा टारगेट ले कि इस महीने में हम 10 गाड़ी बिकवा देंगे,
तो 50,000 इंसेंटिव और प्लस 10,000 उसका पर मंथ, तो 60,000 कमाएगा। बोलता है कि हमको पर मंथ का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमारा इंसेंटिव ठीक बनना चाहिए। तो अब ये पेमेंट सिस्टम है। तो बोल रहा है कि कैसे मजदूरी भुगतान करेंगे, कितने विधियाँ हैं और कौन एक आदर्श विधि है, कौन सा आइडियल मेथड है, एक बेस्ट मेथड है जो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो हम लोग बहुत डेप्थ में इसमें पढ़ेंगे। अब लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स नीचे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, सब्जेक्ट मैटर है, स्कोप है, कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अकाउंटिंग में हम लोगों को 11th और 12th का पूरा मिक्सअप है, बेटर तरीके से इसको पढ़ना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो दिक्कत होगा। सबसे पहले पढ़ना है बही खाता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसका ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, एडवांटेजेस लाभ पढ़ना है, लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम का कैसा सिस्टम है, कैसे लिखते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा इस दुनिया में 2 तरह के सिस्टम डेवलप किए गए हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेसमैन के लिए सूटेबल होता है और डबल एंट्री सिस्टम बड़े बिजनेसमैन के लिए सूटेबल होता है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखना, और सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है, किसी ट्रांजैक्शन के केवल एक एस्पेक्ट को लिखना। कोई ट्रांजैक्शन का तो एक भी एस्पेक्ट नहीं लिखा जाता और किसी का दोनों लिखते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेसमैन के लिए अप्लाई किया जाता है, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। जर्नल एंट्री क्या होता है, उसके आगे है खाता बही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, यानी लेजर क्या होगा, ट्रायल बैलेंसेस कैसे बनेंगे। तो पहला हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है अकाउंटिंग का। सेकेंड बोलता है अशुद्धियों का सुधार पढ़ना है, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है। थर्ड बोलता है अंतिम खाते समायोजन सहित पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स पढ़ना है। फोर्थ जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। फिफ्थ हमको पढ़ना है मान का चालान खाता, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट। माल का चालान खाता का मतलब क्या हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ना है। उसके आगे बोलता है संयुक्त साहस का खाता, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी आपको इसमें पढ़ना होगा। ये समझिए, ये जो सिलेबस है ना, ये 11th का सिलेबस, ये अगर आप CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं या CMA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए CA फाउंडेशन में जो पढ़ना है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, वो पूरा सिलेबस डाल दिया गया। ये पूरा CA फाउंडेशन का सिलेबस है। तो हम लोगों को इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पढ़ना है। अगर आप चाहोगे तो इसको मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आप समझ रहे हो, सुन के लिख सकते हो। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसका मतलब होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब हम लोगों को पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ना है, गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड्स होते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पढ़ना है। उसके आगे क्या बोल रहा है, डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ना है। और उसके बाद फर्म के खाते में लेखांकन की विधि और फर्म के विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर और खातों का विवरण, पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है जो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। एवरेज पेमेंट मेथड पढ़ना है और करेंट अकाउंटिंग डिटेल्स पढ़ना है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो बोलता है कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपको पढ़ना है कंपनी के खाते, उसमें से शेयर इशू कैसे करेंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। और भारत में निर्धनता, देखिए अभी अकाउंट्स में थोड़ा सा डाल दिया है कि भारत में गरीबी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या का अर्थ बताना है, कारण क्या है, प्रकार क्या है, इसका समाधान के क्या क्या उपाय हैं। और लास्ट लिखा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण और समाधान, ये आपके सिलेबस में डाला गया है TGT में। अगर बेहतर तरीके से अभी से लग जाएंगे तो तय मानिएगा जब भी TGT की वैकेंसी आएगी, मेरी गारंटी है कि आपका प्रिपरेशन एकदम 100% ठीक रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कम से 100 से 150 क्वेश्चन का टेस्ट आपको दिया जाएगा। और अगर टेस्ट अटैम्प्ट कर गए और टेस्ट कंटिन्यू मार दिए तो मेरी गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। जब भी वैकेंसी निकले आपका श्योर होगा, बस लगे रहना है कंटिन्यू और मेहनत करते रहना है। तो ये दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिया TGT का सिलेबस, कि हम TGT के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, और वो झारखंड TGT के सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो JSSC TGT का सिलेबस क्या दिया है और कैसे, ये देखिए 2017 रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन का आपका सिलेबस है। तो 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था रिक्रूटमेंट के लिए, उसका सिलेबस है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि PGT में सेम सिलेबस था, PGT में कहीं भी सिलेबस चेंज नहीं किया, सेम सिलेबस था। तो मुझे उम्मीद है कि TGT का भी सिलेबस सेम होना चाहिए, इसलिए आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग अगर मेरा नंबर लिखना चाहते हैं तो मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आप इसी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। वैसे नंबर आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा।
जिनको भी क्लास करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, आप हमें डेमो वीडियो मांगेंगे, हम आपको डेमो वीडियो भेज देंगे। डेमो वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं। वैसे आप सब टीचर हैं, क्योंकि सब लोग मैच्योर हैं और आपको एक क्लास या 2 क्लास लेने के बाद समझ आ जाता है कि जो टीचर सामने पढ़ा रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, वो हमको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। ये आपको 1 से 2 वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। आप सब जुड़िए। थैंक यू।